1947 का टाइम था और अमेरिका में एक अजीब सा क्रेज शुरू हो गया। हर तरफ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने आसमान में फ्लाइंग saucers देखे। Tonight, two newly released pieces of alleged U.S. military footage are sparking a lot of fresh questions about unidentified objects in the sky. 1947 का टाइम था और अमेरिका में एक अजीब सा क्रेज शुरू हो गया। हर तरफ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने आसमान में फ्लाइंग saucers देखे हैं। ये सब शुरू हुआ 24 जून 1947 जब एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने क्लेम किया कि उसने सिएटल के पास पहाड़ी एरिया में 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट देखे जो लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे थे। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. बस फिर क्या था, अगले 2 हफ्ते में अमेरिका से लोगों ने यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट करनी शुरू कर दी। मीडिया ने इसको बहुत हाइप किया और एक मैप तक बना दिया जिसमें यूएफओ साइटिंग्स के लोकेशन दिखाए गए। कुछ जर्नलिस्ट ने तो इसको न्यूक्लियर साइट टेस्ट से भी जोड़ दिया क्योंकि जहां सबसे ज्यादा साइटिंग्स हो रही थी वहां पे न्यूक्लियर टेस्टिंग होती थी। इसी बीच न्यू मैक्सिको का एक आदमी मैक ब्रेजेल अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पाता है। टीन फॉयल, रबर और पतली लकड़ी के टुकड़े। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो वो सोचने लगा शायद इसका रिलेशन यूएफओ क्रेज से हो सकता है। 7 जुलाई को वो ये सब लेकर रोजवेल शेरिफ के पास गया। ये बात आर्मी तक पहुंची और कॉलोनल विलियम ब्लेंचार्ड जो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के ऑफिसर थे, उनका ध्यान इस पर गया। अगले दिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि उन्हें एक डिस्क मिली। मतलब इनडायरेक्टली आर्मी ने क्लेम कर दिया कि यूएफओ साइटिंग्स है। लेकिन अगले दिन ही उन्होंने अपनी बात बदल दी और बोला कि ये सिर्फ वेदर बलून का डेब्रिस था। फोटोज भी रिलीज की गई जिसमें मेजर मार्शल बलून के टुकड़ों के साथ दिख रहे थे। धीरे धीरे मीडिया और पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो गया और लोगों ने मान लिया कि यूएफओ नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1970 में फिर से रूमर्स आने लगे कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट में एक एलियन क्राफ्ट क्रैश हुआ था जिसमें एलियंस मर गए। 1980 में मेजर मार्शल्स ने एक किताब लिखी जिसमें उसने बोला कि जो मलबा उसने देखा था वो इस दुनिया का लग नहीं रहा था। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area? तब से रोजवेल इंसिडेंट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया और नई थ्योरीज आती गई। जैसे कि आर्मी ने एक एलियन को कैप्चर करके सीक्रेट बेस में रखा है और उसकी टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रही है। लोग इस सीक्रेट जगह को एरिया 51 से जोड़ने लगे। एरिया 51 असल में नेवाडा डेजर्ट के बीच एक यूएस मिलिट्री फैसिलिटी है जो सिटीज से माइल्स दूर है। वहाँ जाना या अंदर घुसना बिल्कुल मना है। बाहर वार्निंग बोर्ड्स लगे हैं जिसमें फोटोग्राफी तक मना होती है और सस्पिशियस एक्टिविटी पर डेडली फोर्स का वार्निंग दिया जाता है। नेचुरली लोग सोचते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन 2019 में एक इंसिडेंट हुआ जब फेमस पॉडकास्टर जो रोगन ने बॉब लज़ार को अपने शो पर बुलाया। लज़ार ने क्लेम किया कि उसने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया और फ्लाइंग सॉसर्स को रिवर्स इंजीनियर किया। This project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked on. उनकी बातों ने इंटरनेट पर और क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। इससे इंस्पायर होकर एक स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट ने मजाक में फेसबुक पर इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। प्लान ये था
कि लोग एक साथ जाकर सच को जान सकें। पोस्ट में नरूतो रन जैसे आइडियाज भी थे। बुलेट्स डॉज करने की बात की गई, पर मजाक सीरियस बन गया। 2 मिलियन लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया। रॉबर्ट्स डर गया और उसने क्लेरिफाई किया, ये सब सिर्फ एक जोक था। As a joke on Facebook now has reached millions of people and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. So the FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of scared at this point. जब इवेंट का दिन आया तो सिर्फ कुछ हजार लोग डेजर्ट में टेंट लगाकर पार्टी करने आए और सब पीसफुल रहा। अब सच क्या है, हिस्ट्री समझना जरूरी है। एरिया 51 कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में लड़ाई हुई। ये जगह सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए यूज होती थी, जैसे U-2 स्पाई प्लेन जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर उड़ता था और इनेमी टेरिटरी स्पाई करता था। बाद में SR-71 ब्लैकबर्ड डेवलप हुआ, जो दुनिया का सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट था। इन एयरक्राफ्ट को सीक्रेट रखने के लिए CIA ने UFO थ्योरीज को डिनाई भी नहीं किया और कंफर्म भी नहीं किया। लोगों को लगा कि वो एलियंस थे, लेकिन असल में वो एक एक्सपेरिमेंटल प्लेन थे। 1994 में रिवील हुआ कि रोजवेल की डेब्रिज एक्चुअली प्रोजेक्ट मोगुल का न्यूक्लियर सर्विलेंस बलून था, जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन गवर्नमेंट के चेंजिंग स्टेटमेंट की वजह से लोगों का भरोसा टूट चुका था और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रही कि UFO का मतलब ही होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि वो एलियंस हो, कई बार ड्रोन्स, प्लेयर्स या सीक्रेट एयरक्राफ्ट को भी लोग गलती से UFO समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसे इन्वेस्टिगेशन ने भी कई साइटिंग्स को एक्सप्लोर कर दिया। आज भी UFO साइटिंग्स होती हैं, जैसे अब UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहा जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ वीडियोस रिलीज किए और टास्क फोर्स बनाई जो इन्हें एनालाइज करती हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। एरिया 51 अब भी एडवांस एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए यूज होता है और टूरिज्म का अट्रैक्शन बन चुका है। नेवाडा ने हाईवे का नाम तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। लेकिन एक बात क्लियर है, क्यूरियोसिटी अलग चीज़ है और ट्रेस पासिंग अलग। ये अब भी एक मिलिट्री बेस है और यहाँ बिना इजाज़त घुसने पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, सच और झूठ के बीच की लाइन कभी कभी बहुत पतली होती है। लोग कहानियाँ, रूमर्स और थ्योरीज बना देते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।